स्टूडेंट्स, आज हम जो है पिछले जो लेक्चर करवाया था वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसके आगे का पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फिफ्थ, ये तीन समीकरण पढ़ी थी। तो उनको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, वो समीकरण क्या थी। देखिए समीकरण फर्स्ट थी, समीकरण फर्स्ट v इक्वल माइनस इंफिनिटी टू r e डॉट डी आर प्लस, लेकिन माइनस इंफिन r टू स्मॉल r e इन डॉट डी आर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट इज इक्वेशन सेकंड? सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारे पास वो इसकी वैल्यू थी माइनस इंफिनिटी टू r e डॉट डी आर इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिएगा ये इक्वेशन सेकंड है। और अब आते हैं हम इक्वेशन फिफ्थ पे, इंफिनिटी स्मॉल r टू कैपिटल R टू स्मॉल r। क्योंकि पहले हम इंफिनिटी से r तक आएंगे, पृष्ठ तक आएंगे और पृष्ठ से फिर अंदर तक जाएंगे। तो फिर e इन डॉट डी आर इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और आर स्क्वायर। इसके बाद में हमने अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रखी थी। तो फिर अपर लिमिट हमारे पास में थी आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यूज हो गई। इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन, ये आपके पास में पांचवी समीकरण है। तो आप इनको एक बार से देखिएगा कि क्या लिखी थी, कि क्या पांचों समीकरण यही हैं या नहीं है, इन पर आप एक बार गौर करेंगे। तो लिखो एक बार से जो है वो क्या क्या समीकरण आपके पास में थी। माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2। इस तरीके से ये पांच समीकरण थी। लेकिन अब नोट्स के अंदर हमें क्या लिखना है वो देखिए। समीकरण 1, 2 व 5 से अब आपको इस समीकरण में इन दोनों की जगह ये वैल्यूज जो लिखी हैं इनके मान यहां रख देने हैं। तो v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसकी जगह ये बात आ गई। आगे माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू r स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। ये आपके पास में v की वैल्यू पुट कर दी, ये इसकी जगह आ गई और ये वैल्यू इसकी जगह आ गई। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम कॉमन ले लें। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्या रह गया यहाँ 1 माइनस ये रह गया 1 अपॉन r स्क्वायर ब्रैकेट r स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट v इक्वल q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू में r स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर बाई 2। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 1 एक में आधा जोड़ दें क्योंकि यहां 1 बाई 2 है तो 3 बाई 2। तो v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 और 1/2 कितना बन गया 3/2 माइनस r स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर। क्लियर, लघुत्तम ले लें। v इक्वल q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर, लघुत्तम 2r स्क्वायर आया तो यहां रह गया 3r स्क्वायर और माइनस यहां रह गया r स्क्वायर। ये आपके पास में v की वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 6। अर्थात अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला ऐसे होगा। तो फिर इसको हम v in भी कह सकते हैं, इनसाइड v in।
तो ये हमारा जो था वो डेरिवेशन था कि किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आप समीकरण 6 तक पहुंच जाइए। यहां तक नोट कर लीजिए, वो नोट ये आपका यहां तक हुआ था, ये सिर्फ मैंने इसकी बैकग्राउंड तैयार करने के लिए बताया है कि ये समीकरण आपके पास पहले आ चुकी थी, लेकिन इन समीकरणों का यूज करके तो नोट्स आपके यहां से यहां तक बनेंगे, तो समीकरण 6 तक आप पहुंचिएगा। अब हम इस समीकरण 6 पे एक स्पेशल केस लगाने जा रहे हैं। मान लीजिए ये जो स्मॉल आर है वो क्या है, ये केंद्र बिंदु O से और P तक की दूरी है, लेकिन यदि मैं P बिंदु को सेंटर पर बैठा दूं तो उस केस में R का मान 0 हो जाएगा और ये फार्मूला जो विभव का है ना वो केंद्र के लिए हो जाएगा। तो आप समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ एक स्पेशल केस लेने जा रहे हैं। देखिए वो स्पेशल केस क्या है। तो आप लिखेंगे यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो तब, यदि बिंदु P यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो तब, केंद्र पर स्थित हो तब R बराबर 0। तो समीकरण 6 से फिर विभव का मान आप केंद्र पर ले रहे हो तो V की जगह VC लिखेंगे, तो VC इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 3R स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। क्लियर? R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फिर VC इक्वल 3/2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। क्लियर? ये समीकरण आ गई आपके पास में जो है वो 7। लेकिन यहां एक बात और है कि ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो है वो सतह पर विभव है, किसके? समरूप आवेशित अचालक गोले की। तो फिर VC बराबर 3/2 VS, चूंकि VS सतह पर होता है Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो इसी फार्मूले से हम इस समीकरण 7 पर पहुंच गए और ऐसे लिख सकते हैं VC बराबर 1.5, ठीक है, V इंटू में VS। तो फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आपके सामने आ गया। क्या आया कि केंद्र पर जो विभव का मान होगा वो सतह पर पृष्ठ पर स्थित विभव की तुलना में 1.5 गुना होगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ समीकरण 8 तक पहुंच सकते हैं एक स्पेशल केस लगा करके, ठीक है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए कि कोई ये कहे कि किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव का मान 10 वोल्ट हो, तो बताइए उस गोले के केंद्र पर क्या होगा। तो फिर आप 1.5 को किससे गुणा कर दोगे? 10 से, तो फिर ये 15 वोल्ट आ जाएगा। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि बताइए अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव ज्यादा होता है या केंद्र पर ज्यादा होता है। तो फिर हम यही कहेंगे कि केंद्र पर ज्यादा होता है, पृष्ठ की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा होता है। तो ये जो है हमारे रिजल्ट्स जो है यहाँ पर आए। तो आप समीकरण 8 तक तुम्हारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। देखिए क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण। तो अब हम आगे लिख लें V एवं स्मॉल r में ग्राफीय निरूपण। V एवं स्मॉल r में ग्राफीय निरूपण। कैसे करेंगे ये ग्राफीय निरूपण? देखो, दूरी के साथ किस प्रकार विभव परिवर्तित होता है। तो मैं एक बार यहां पर वो जो रिजल्ट्स हमारे तीनों आए थे मैं इनको फिर लिख रहा हूं। जब आप आउटसाइड थे, पहली बात थी कि R का मान
स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन आर हो, अर्थात बिंदु भार की तरफ स्थित हो, तो विभव का फार्मूला Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखते थे। और यहां V इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती था किसके, R के। ये कब था, जब बिंदु बाहर स्थित हो। लेकिन नंबर दो क्या था कि जब आप पृष्ठ पर आ जाते हैं R बराबर कैपिटल R, तब पृष्ठ के लिए Vs की वैल्यू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाती है। अर्थात पृष्ठ पर विभव का मान जो है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान Vs क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। हाँ, बाहर जाओगे तब V का मान क्या होगा, वो आपका जो है वो कम होता रहेगा। और फिर हमने अभी तीसरा पॉइंट भी किया कि V इनसाइड लेना चाहते हैं, तो V इनसाइड लेना चाहते हैं तब हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इंटू में 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन में 2R स्क्वायर। ये आपके पास में इनसाइड का था, ठीक। और फिर मैंने यहां एक स्पेशल केस भी बनाया था कि केंद्र पर यदि आप VC निकालना चाहते हैं तो 1.5 VS हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो एक और रिजल्ट आया था। लेकिन इनकी हेल्प से ये जो फंक्शन है, देखो यहां V की निर्भरता R पर है, ये पृष्ठ के ऊपर कांस्टेंट रहेगी, यहां ये V की निर्भरता भी स्मॉल r पर है इनसाइड। तो फिर ग्राफीय निरूपण हम कैसे करें, तो ये मान लीजिए कि आपके पास में ये एक समरूप आवेशित अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है, कैपिटल R, ठीक। ये हम y एक्सिस मान लें, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये जो है रेडियस के बराबर, त्रिज्या के बराबर जो है ये डिस्टेंस होगी, तो कैपिटल R, ये स्मॉल r, OX। ये समरूप आवेशित है, यहां विभव है V, सेंटर O। अब जब हम इस गोले के बाहर जाते हैं तो बाहर जाएंगे तो इट मींस R का मान कैपिटल R, और जब हम इनसाइड जाएंगे तो फिर R का मान लेस देन कैपिटल R। लेकिन एक बात है, जब हम पृष्ठ पर रहते हैं तो ये विभव ये विभव जो है हमारे पास में Vs रहता है। लेकिन आउटसाइड जैसे ही इसके बाहर जाएंगे तो फिर विभव का मान देखिए, समीकरण 1 के मुताबिक ये विभव का मान दूरी के साथ कम होने लगेगा, तो फिर V व्युत्क्रमानुपाती R। और यहां ये पृष्ठ पर है तो ये मान किसके बराबर है, Vs के। लेकिन यदि आप इनसाइड जाओगे तो आपका व्यवहार इस फॉर्मूले के अनुसार होगा, ग्राफ रैखिक नहीं आएगी क्योंकि ये वर्ग है, यहां सब पावर सिंगल है, तो ऐसी स्थिति में ग्राफ का पैटर्न वक्राकार होगा। लेकिन एक अनुमान लगाइए कि पृष्ठ से आप यदि केंद्र पर जाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा और पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा, 1.5 गुना। तो फिर ये जो आपके पास में इनसाइड जो ग्राफ आएगी वो वक्राकार इस तरीके से आएगी। तो फिर VC की जो वैल्यू है वो Vs की तुलना में फिर 1.5 गुना हो जाती है, तो फिर ये ग्राफ, ये पैटर्न यहां इस तरीके से रहेगा VC। तो अब आप इस ग्राफ का व्यवहार समझ गए होंगे। ये तो VC की वैल्यू, यहां तो जब 0 है R का मान, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप पृष्ठ की ओर जाओगे तब पृष्ठ की ओर जाओगे तो ये Vs का मान कम होता जाएगा क्योंकि केंद्र पर ज्यादा होता है, और जैसे ही पृष्ठ पर पहुंचोगे और फिर आप यदि बाहर निकलोगे गोले के तो फिर V का मान जो है वो दूरी के साथ घटता हुआ जाएगा। तो ये तो तुम्हें सिर्फ मैंने रिमाइंड करवाने के लिए बताए हैं यहाँ पर, जबकि ये तो आपके पास फंक्शन है मैथमेटिकल, लेकिन इनका ग्राफीय निरूपण हम इस तरीके से और दर्शा सकते हैं। तो अब आपका जो है ये आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, आप इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। तो ये हो गया V और R में ग्राफीय निरूपण। अब हम इसके आगे वाले आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल है आवेशीय निकायों की स्थितिज ऊर्जा। आवेशीय निकायों की स्थितिज ऊर्जा। तो फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशीय
निकायों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है उसको हम कैसे परिभाषित करें? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा देखिए, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में मान लीजिए कि हमारे पास में कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। यहां आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि जो है आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। और मान लीजिए कि ये आपके पास में आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। ये इंफिनिटी पे मौजूद है, ये भी इंफिनिटी पे मौजूद है। अब हम इस आवेश Q1 को इंफिनिटी से A पर लाएं और ये भी मान लेते हैं कि A और B के बीच की डिस्टेंस हमारे पास में R है। ठीक, तो जब हम इस आवेश Q1 को इंफिनिटी से A पर लाएं तो फिर परिभाषा अनुसार ये तो क्या होगा, आपके पास में ये किया गया काम जो होगा उसको हम बिंदु A पर विभव कहेंगे। तो फिर यहां पहले कोई आवेश मौजूद नहीं है, ये A और B जो आवेश है वो किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं है। तो पहले हम इस आवेश Q1 को A पर लाएंगे तो हमें कितना काम करना पड़ेगा? वो काम हमारे पास में WA बराबर, क्यों? कार्य बराबर आवेश गुणा में विभव। तो आवेश कितना लेकर के आए हम? Q1। लेकिन बिंदु A और B विद्युत क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए हम कहेंगे कि A पर कोई विभव नहीं है और नहीं है तो विभव का मान 0 हो गया। बिंदु A पर विभव का मान 0। तो पहले आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा? पहले आवेश को लाने में 0 काम करना पड़ा। अब हम नंबर 2 दूसरे आवेश Q2 को इस बिंदु B पर लाएं। ये तो पहला काम हो गया और Q1 यहां पर आ चुका है। अब आवेश Q2 को बिंदु B पर लाएं तो कितना काम करना पड़ेगा? देखिए, तो बिंदु दूसरे आवेश को लाएंगे तो किया गया काम WB बराबर कितना आवेश लेकर के आए? Q2। लेकिन पहले से कौन बैठ चुका था? Q1। तो Q1 के कारण R दूरी पर कितना विभव होगा? तो फिर ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो फिर दूसरा आवेश लाने में कितना काम करना पड़ा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये काम करना पड़ा दूसरे आवेश को लाने में। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य WA 0, क्योंकि पहले को लाओगे तो यहां कोई आवेश, कोई विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद नहीं था, इसलिए हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। आवेश गुणा विभव, विभव का मान 0 था तो WA की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन सपोज कीजिए कि जब आप Q1 को बिठाने के बाद Q2 को यहां पर लाओगे तो इस स्थिति में कितना काम करना पड़ेगा? तो B बिंदु पर लाने के लिए तो आवेश Q2 को ला रहे हो तो लाया गया आवेश Q2 इनटू में इस पहले के कारण R दूरी पर विभव, तो फिर Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विभव Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति में WB काम आपके पास में ये हो गया। तो फिर कुल काम कितना हुआ? तो W बराबर आपके पास WA प्लस WB हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। तो फिर W बराबर 0 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास में कुल काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम आवेशों को जब लाते हैं तो कितना टोटल वर्क डन करना पड़ता है, ये आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो फिर अब आप जो है इस को किस तरीके से परिभाषित करेंगे देखेंगे हम इसको। तो हम ये तो एक तरीका बताया मैंने, ये आवेशों की, दो आवेशों की निकायों की स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो फिर किसी दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी
आवेश को, अनंत से किसी अन्य आवेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के, आवेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। किसी दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी अन्य आवेश को लाने में, अन्य आवेश को बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन के लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर? अब यहां हम इस बात को समझें कि सपोज कीजिए कि कोई बिंदु O है और ये बिंदु O पर आवेश कितना मौजूद है, Q। तो फिर ये इसका विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है? ये इसका विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु मान लेते हैं कि A। अब हम अनंत से किसी अन्य आवेश Q नोट को यहां पर लाएं, तो फिर किया गया कार्य कितना होगा? तो अनंत से यहां लाएं Q2 को, तो कितना कार्य होगा? तो वो कार्य हमें कैसे निकालेंगे? देखिएगा, लाया गया आवेश Q नोट और इस बिंदु Q के कारण विभव, तो फिर यहां हम लिखेंगे W बराबर लाया गया आवेश कितना है, Q नोट, इनटू बिंदु O पर पहले से कौन था, Q, तो उसके कारण विभव कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। तो फिर ये कुल कार्य कितना होगा, W बराबर Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। लेकिन इसी कार्य को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये आपके पास में फार्मूला बन गया। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, किसी दिए गए आवेश, ये दिया गया आवेश है, ये उसका विद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर अनंत से अन्य आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो फिर कार्य का फार्मूला क्या होता है, आवेश गुणा में विभव। तो आवेश कितना लेकर के आ रहे हैं, Q नोट, पहले वाले के कारण वहां विभव कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो फिर टोटल काम कितना करना पड़ा आपको, W बराबर Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। लेकिन किया गया कार्य क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो फिर ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। क्लियर? तो इसे आप जो है वो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात पर हम आते हैं। अब आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ये तो फार्मूला बन गया। तो फिर यहां मैं स्टार्ट आगे एक बात लिखता हूं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर, बोलो क्या होगा, लाया गया आवेश गुणा में विभव, आवेश गुणा में विभव। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेश ये रहा और विभव पहले के कारण ये विभव हो गया, तो लाया गया आवेश गुणा में उस बिंदु पर विभव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा लाया गया आवेश गुणा में उस बिंदु पर विभव, ठीक। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात, अगले वाली बात करते हैं, इन्हीं दो आवेशीय निकायों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सपोज कीजिए ये हमारे पास में बिंदु A और B है, ठीक, और यहां हमें दो आवेशों को बिठाना है, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, अर्थात उस सिस्टम की कितनी ऊर्जा बनेगी। लॉजिक समझ में आ गया हो? तो मैं यहां ये Q1 आवेश लेता हूं एट इन्फिनिटी,
और ये मैं Q2 आवेश लेता हूं एट इंफिनिटी, ये भी अनंत पर है और ये भी अनंत। इन बिंदुओं के बीच की दूरी जो है हमारे पास में वो r है। तो पहले वाले आवेश को बिंदु A पर लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो फिर A और B शुरुआती दौर में कोई यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं था, ये पॉइंट विलगित निकाय में थे जहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था। अब हम इन दो आवेशीय निकायों का सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो पहले किसको लाएंगे? Q1 को। Q1 को लाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? फिर हम किसको लाएंगे? Q2 को। तो फिर हमें कितना काम करना पड़ेगा? और दोनों कामों को जोड़ देंगे तो वो इस आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। तो फिर बिंदु A पर अनंत से आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य हम इस कार्य को WA दे रहे हैं। WA बराबर लाया गया आवेश गुणा में उस बिंदु पर विभव। तो कितना आवेश आ रहा है? Q1। ठीक है, ये Q1 आ गया, लेकिन यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए लाया गया आवेश Q1 इंटू A पर विभव। लाया गया आवेश Q1 इंटू बिंदु A पर विभव। बोलो क्या होगा? WA बराबर कितना आवेश लेकर के आए? Q1। बिंदु A पर विभव क्या था? 0। तो पहले आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा? 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। बिंदु B पर आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य कैसे? WB। तो वही बात, लाया गया आवेश कितना लाया? Q2 इंटू बिंदु B पर। देखिए अब पहला वाला आवेश बैठ चुका है, इसलिए वहां विभव उत्पन्न होगा Q1 के कारण। तो बिंदु B पर विभव किसके कारण? आवेश Q1 के कारण। बिंदु B पर विभव किसके कारण? आवेश Q1 के कारण। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यह आवेश Q2 आपका यहां आ चुका। तो फिर इसको लाने में ये काम हुआ, इसको लाने में ये चीज ऐसे लिखी गई। तो अब मैं यहां लिख सकता हूं। तो ये सिस्टम तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। तो फिर WB इक्वल Q2 इंटू बिंदु B पर विभव किसके कारण? आवेश Q1 के कारण। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि Q1 अपॉन R या Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो फिर WB बराबर कितना आया? Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2। पहुंचिए, पहले वाले आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा, दूसरे वाले आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा। तो अब हम जो है टोटल काम निकालने जा रहे हैं। तो अब लिखेंगे आवेश Q1 एवं आवेश Q1 एवं Q2 को क्रमशः बिंदु A व B पर लाने में किया गया कुल कार्य अर्थात विद्युत स्थितिज ऊर्जा W बराबर WA प्लस WB। दिस इज इक्वेशन थर्ड। कौन कौन सी से? ये पहली रही, ये दूसरी रही। तो 1, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आया? W स्थितिज ऊर्जा, इसको हम U भी कह सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा U। तो फिर U
बराबर W बराबर 0 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास में U बन गई, तो फिर U बराबर Q1 Q2 अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो अब आप ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का समीकरण 4 तक आप इसको नोट कर लेंगे। क्लियर? थैंक यू।